विश्व के भूगोल में हम लोग महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं और महाद्वीपों में एशिया हो गया है। एशिया के बाद हमने अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका और आज जो है हम लोग दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड पे इस समय जो बना हुआ है दक्षिण अमेरिका है। पहले एक बार हल्का से इसका हम लोग परिचय ले लेते हैं कि इसके चारों तरफ क्या क्या है, कौन कौन से इसमें देश है, फिर उसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में है। ठीक है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के भी पूर्व में अटलांटिक महासागर ही है। तो अटलांटिक महासागर का वह भाग जो उत्तरी अमेरिका की साइड में लगता है उसे उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है, और जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में है उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पृथ्वी पर जो भी अक्षांश हैं, इसमें महत्वपूर्ण अक्षांशों की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरता है। इसके अलावा 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा भी दक्षिणी अमेरिका से होकर के गुजरता है। ये सवाल अलग बन जाते हैं कि किन किन देशों से होकर के गुजरते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें बना भी दिया है, आप उस पर भी देख सकते हैं, आगे चल करके हम लोग लिख भी लेंगे। दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश हैं स्थल खंड पे। ये ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा जब देशों की बात कर रहे होते हैं तो स्थल खंडों की बात हो रही है। मुख्य भूमि कहा जाता है, यानी कि जो ये सीमा आपको दिखाई दे रही है, इस सीमा के अंदर जो देश हैं द्वीपीय देशों को छोड़ करके, ठीक है ना, इसमें कुल 13 देश हैं। इसमें कुल 13 देश हैं। इसका सबसे बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील की सीमा आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये ब्राजील है। बाकी इसके बाद ये देशों को परिचय ले लेते हैं हल्का हल्का। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा देश है, नाम है फ्रेंच गुयाना। ठीक, फ्रेंच गुयाना के पश्चिम में सूरीनाम, सूरीनाम के पश्चिम में ये वाला, इसका नाम है गुयाना, और गुयाना के पश्चिम में देश है वेनेजुएला, अर्थात ये जो देश है ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया है। ठीक है, कोलंबिया की जो सीमा है ये उत्तर में उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये पनामा नहर से अलग होता है। ये पहले दोनों भूखंड जो थे वो एक साथ मिले हुए थे, बाद में पनामा नहर को बना करके, ये कृत्रिम है, मानवों के द्वारा बनाया गया, तो पनामा नहर के बनने के बाद ये दोनों भूखंड जो है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो सवाल बन जाता है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से पनामा नहर जो है ये अलग करता है। पनामा नहर कोलंबिया से लगा हुआ है, ठीक है ना, अर्थात कोलंबिया की सीमा उत्तरी अमेरिका से लग रही है। कोलंबिया के दक्षिण में जो देश है उसमें एक प्रमुख देश है इक्वाडोर। ये इतना इक्वाडोर है। इक्वाडोर के नीचे ये पेरू है, इसको कहते हैं पेरू। पेरू के बाद इसके दक्षिण में पेरू से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है ना, एक लंबा लंबा इस तरीके से जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये चिली है। इसके अलावा बीच में कुछ देश हैं जिसमें ये बोलिविया है, ये पराग्वे, ये उरुग्वे, और ये हिस्सा जो बचा हुआ है ये अर्जेंटीना है। अर्थात दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं, और इन 13 देशों में से ब्राजील की सीमा जो है वो 10 देशों के साथ लगी हुई है। किस किस को छोड़ करके? ब्राजील की सीमा एक इक्वाडोर से नहीं लगी है,
और ब्राजील की सीमा एक चिली से नहीं लगी है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे सभी देश की सीमाएं ब्राजील से लग रही हैं। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में 2 देश ऐसे हैं जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं बनती है। कोई समुद्री सीमा ना बनने का मतलब है कि वो स्थल रुद्ध देश है बीच में, अर्थात तो चारों तरफ से स्थल से ही घिरे हुए हैं, वो समुद्र से नहीं लग रहे हैं। और ऐसे 2 देश हैं, बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे। जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं ना, सही रहेगा कि आप उसी तरीके से उसको लिखते जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि पहला पॉइंट बना सकते हैं, दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं। इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जो कि दक्षिण अमेरिका के 13 देशों में से 10 के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किस किस को छोड़ करके? इक्वाडोर और चिली को छोड़ करके। अगला है कि दक्षिण अमेरिका में बोलिविया तथा पराग्वे स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं बनती है, वो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए होते हैं। ऐसे देशों को स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। जो भी हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, जो भी महाद्वीप पढ़ते हैं, तो उसमें से ये सवाल बन जाता है कि उस महाद्वीप के ऐसे कौन से देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं, उनकी सीमाएं। जैसे कि यूरोप में मैंने बताया था आप लोगों को, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुछ देश हैं जो अरल सागर के आसपास के जो देश है ना, वो स्थल रुद्ध देश हैं। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण देश बोलिविया और पराग्वे जो है, ये भी स्थल रुद्ध देश के अंतर्गत आते हैं। ये चिली है, ये लंबा लंबा चिली है। और चिली का ये जो किनारा है ना, ये तट जो आप देख रहे हैं, ये तट बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं है। ये तट जो है ना, ये ऐसे कटा छटा है। समझ पा रहे हैं? अगर इसको हम जूम कर दें ना, बड़ा कर दें, तो ये ऐसे दिखाई देगा, कटा छटा दिखाई देगा। जैसे भारत में केरल का तट जो है, भारत में केरल का किनारा आप देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा और भारत का भी केरल का जो ये तट बनता है, वो लगभग सेम दिखाई दे रहा है। जो भी महासागर होते हैं, सागर होते हैं, और उसमें जब इस तरीके का आकार कहीं पर भी बनता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सागर का क्षेत्र है, ये एक किनारा है, कोई भी किनारा है, और ये सागर है, और उसमें अगर इस तरीके का फोल्ड हो रहा है, ऐसे कहीं भी हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सागर का पानी होगा ना, उसकी गति तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है, और इस वजह से ये इस किनारे को काट छाट देता है। इस किनारे को ये काट छाट देता है। जैसे भारत में केरल, यूरोप में अगर हम देखेंगे, यूरोप अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, यूरोप पर बात करेंगे हम लोग आगे की क्लासों में। यूरोप में नॉर्वे आप देखेंगे, नॉर्वे का जो तट है वो भी इसी तरीके का है। और दक्षिण अमेरिका में जो चिली का तट है, ये नीचे वाला, ये भी इसी तरीके से कट छट गया है। इस तरीके से कटे छटे तटों को फ्यूड तट कहा जाता है। चिली का दक्षिणी पश्चिमी तट, दक्षिणी पश्चिमी का मतलब समझ रहे हैं आप? ये यहाँ नीचे चिली की हम बात कर रहे थे, इसको समझ लेते हैं। ये मुख्य भूमि है, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि। और मुख्य भूमि से अलग थोड़ा सा हटके यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। और टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो जल संधि बन रही है, मैंने बताया था कि जल के पतले संकरे रास्ते को जल संधि कहा जाता है, जल डमरू मध्य कहा जाता है, चैनल भी कहा जाता है, तमाम नाम इसके दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक जल संधि बनती है, तो इस जल संधि को हम बोलते हैं मेगलर, मेगलर जल संधि, मेगलर जल संधि। मेगलर जल संधि के द्वारा टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका से अलग होता है। ठीक, टेरा डेल फ्यूगो जो ये द्वीप है, इस पर 2 देशों का राजनीतिक अधिकार है, 2 देशों का राजनीतिक अधिकार है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है
ये चिली के पास है, इस पर चिली का राजनीतिक अधिकार है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो अर्जेंटीना का राजनीतिक अधिकार है, इस पर राजनीतिक अधिकार अर्जेंटीना का है, ठीक है ना। इसके पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का और इसके पश्चिमी भाग पर चिली का राजनीतिक अधिकार है। इसी तरीके से लिख लीजिए, यह है टेरा डेल फ्यूगो, यह है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो समुद्री सीमा दिखाई दे रही है, अर्जेंटीना के पूर्व में, अर्जेंटीना के पूर्व में और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के उत्तर में यहां पर एक द्वीप है, नाम है फॉकलैंड द्वीप। इस फॉकलैंड द्वीप पर यूके का अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार है। यह है मजेदार, क्योंकि यूके जो है वो यूरोप का एक देश है। मैप में देखिएगा बहुत ऊपर है, ठीक है ना, और उसका राजनीतिक अधिकार इस पर है। फॉकलैंड द्वीप के नीचे आप मैप में भी देखेंगे लिखा रहेगा यूके, ठीक है ना, इस पर राजनीतिक अधिकार यूके का है। ये तब की बात है ना जब ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश हुआ करते थे, और जैसे भारत भी एक उसका उपनिवेश हुआ करता था, और 1947 में जैसे भारत आज़ाद होता है ब्रिटेन से, तो उसी तरीके से ये भी एक उसका उपनिवेश रहा, ये भी आज़ाद नहीं हुआ है और उस पर अभी भी इसका राजनीतिक अधिकार बना हुआ है। ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ब्राज़ील के इस पूर्वी तट पे कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जनेरा, ठीक है। इसी के दक्षिण में एक और शहर है और इसका नाम है सेंटोस। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्राज़ील किसके लिए प्रमुख है? सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर किस चीज़ का होता है? पढ़ा आप लोगों ने? कॉफ़ी का। कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। कहवा कहते हैं उसको, कहवा कहा जाता है। तो ब्राज़ील में जो भी कहवा होता है वो आता है सेंटोस। सेंटोस ये एक बंदरगाह होगा ना, ये सेंटोस बंदरगाह है। तो उसका जो व्यापार होता है, उसे जो दूसरे देशों में भेजा जाता है, उसका जो निर्यात किया जा रहा है, वो इसी सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है। और इसी कारण से इस सेंटोस बंदरगाह को एक नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं कहवा पत्तन। कहवा पत्तन, पत्तन का मतलब बंदरगाह भी होता है, तो कहवा पत्तन या कहवा बंदरगाह कह सकते हैं इसे। तो इसी वजह से इस सेंटोस बंदरगाह का नाम कहवा बंदरगाह या कहवा पत्तन भी रखा गया है, ठीक है। इसके उत्तर में जो रियो डी जेनेरा शहर है, इसे फैशन नगरी कहा जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है तथा इसका निर्यात सेंटोस बंदरगाह से होने के कारण सेंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन कहा जाता है। ब्राज़ील में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि जब हम इसमें नदियाँ पढ़ेंगे तो एक प्रमुख नदी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, और अमेजन नदी जो है वो इक्वाडोर से निकल करके और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए यहाँ पर गिरती है, और देख रहे होंगे कि 0 डिग्री अक्षांश से वो भी इसके बीच में से होकर के जा रहा है। तो इस वजह से, और 23.5 भी यहीं, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ना उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ जाता है। तो इसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पूरा ब्राज़ील। आप देख रहे हैं ना, पूरा ब्राज़ील जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ रहा है। बस थोड़ा सा इलाका इसका सवाना में आएगा। ये पूरा जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेजन जंगल का विकास ज़्यादातर जो है वो यहीं पर हुआ है। अमेजन नदी भी विषुवत रेखा के समानांतर प्रवाहित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जब नदियों में पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, कुछ पर्वतों पर बात करेंगे तब भी इस पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग दक्षिण अमेरिका के बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और कराकस है यहाँ पे, और इसी कराकस के दक्षिण में एक झील है। यहाँ पे एक झील है
और उस झील का नाम है मराकाइबो। ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी तट पर है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस कहाँ पर स्थित है? तट पर स्थित है। जैसे भारत का मुंबई तट पर है, ठीक है ना, उसी तरीके से वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस, ये भी तट पर है। और इसी कराकस के पश्चिम में, कराकस के पश्चिम में, वैसे दक्षिण पश्चिम लगता है ये, एक झील है, नाम है मराकाइबो। मराकाइबो जो झील है, इस झील के आसपास का जो क्षेत्र है, ये झील के आसपास का जो क्षेत्र है, ये विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला क्षेत्र बनता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है या सवाल बनता है कि पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में कहाँ चलता है? अरब देश चलता है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ये जो खाड़ी देश है ना, खाड़ी देश जो है, एशिया के जो खाड़ी देश हैं, दिमाग में चलता है कि पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा वहीं पर होता होगा। वो ट्रकों पे लिखा रहता है ना, इराक का पानी, है ना। तो पेट्रोलियम की बात जैसी दिमाग में आती है तो दिमाग में आता है खाड़ी देश। अब उनमें से कोई ऑप्शन में है, जैसे सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब में बहुत तेल होता है, ठीक है, या ईरान में भी होता है, इराक में भी होता है। अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में है, ठीक है ना, खाड़ी देशों में से। लेकिन अगर विश्व लेवल पर बात करेंगे तो विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम जो है वो वेनेजुएला के मराकाइबो क्षेत्र में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर दिमाग ही नहीं जाता है, समझ रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर से लेकर के, ठीक है ना, ऐसे इक्वाडोर से लेकर के पेरू होते हुए बोलिविया, चिली और बोलिविया की सीमा, इसके अलावा चिली और अर्जेंटीना की सीमा होते हुए और बिल्कुल इसके दक्षिणी छोर तक एक पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ है और इसका नाम है एंडीज। इसका नाम है एंडीज। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और इसी दक्षिण अमेरिका में जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर की राजधानी है क्विंटो, यहां पर है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी से आप लिख सकते हैं। और इसी के दक्षिण में यहीं पे एक ज्वालामुखी पर्वत है, नाम है कोटापेक्सी। कोटापेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अब चूंकि ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है तो ये भी क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। यह है पेरू और यह है बोलिविया। पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया की सीमा पर यहां पर एक झील है, नाम है टिटिकाका झील। और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील का मतलब होता है जिस झील में नाव चलाई जा सके। क्योंकि बहुत ऊंचाई पर अगर कोई झील है तो जम जाएगा, और जम जाएगा तो उसमें नाव नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी ऊंचाई जिसमें पानी जो है अपनी तरल अवस्था में ही रहे ताकि उसमें नावें चलाई जा सकें। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील जो है वो कौन सी है? टिटिकाका झील है। कहाँ पर स्थित है ये? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ये विषुवत रेखा है। सवाल बनता है बड़ा सिंपल सा कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरता है? तो कितने देश हैं? 3 देश। दिख रहा है? 3 देशों से। आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के
3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हो जाएंगे? सबसे पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। क्रम में लिखा करिए, जो भी चीजें लिखा करिए ना क्रम में लिखा करिए। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, याद करने में आसान होता है। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखें। कोई भी सीरीज बनाया करिए ना, कोई भी चीज नाम लिखा करिए। जैसे किसी रेखा की गुजरने की बात अगर की जाए या नदियों की गुजरने की बात की जाए, क्योंकि नदियां भी विभिन्न देशों से या विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरती हैं, तो जब भी आप किसी चीज को लिखा करें ना, तो उसके प्रवाह की दिशा से ना आप क्रम बना लिया करें, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम भारत में पढ़ रहे हैं गंगा नदी का प्रवाह, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत में हो, तो राज्यों का जो क्रम बनाया ना वो कैसे बनाए? उसके प्रवाह के दिशा के आधार पर। इससे क्या पता चल जाएगा कहाँ से निकल रही है, किधर जा रही है, ये सब कुछ लगभग पता चलने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब भी कोई क्रम बनाया करें, कोई सीरीज याद करा करें, उसका एक क्रम बनाए, वो याद करने में आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीज होती है, इसे ध्यान में रखना चाहिए आप लोग। क्लियर? इसी तरीके से 23.5 डिग्री अक्षांश अर्थात मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आइए देख लीजिए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। लिखेंगे कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। अभी हम बात कर रहे थे, ये एंडीज है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, ठीक। अच्छा, हिमालय से एक सवाल बन जाता है कि वैसे हिमालय में मैंने इसे कभी भारत के भूगोल में कराया है, चाहे वो एंडीज हो लंबी श्रृंखलाओं में, या इसके पहले पढ़ा आपने रॉकी। तो आप देख रहे होंगे कि रॉकी और एंडीज दोनों श्रृंखलाएं जो हैं, इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है, यानी कि इनका विस्तार उत्तर दक्षिण हुआ है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, लेकिन हिमालय का जो विस्तार हुआ है ये पूरा पश्चिम हुआ है। तो पूर्व पश्चिम की ओर विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। कैसे? सवाल क्या बनेगा कि उत्तर पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा हिमालय। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की 4 लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बताइए आप लोग। विश्व की 4 लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, 3 तो हमने अभी बता दिए आज ही की क्लास में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। और विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वैसे विश्व के पर्वत हम कराएंगे आप लोगों को, उसमें इसको और बेहतर तरीके से कराया जाएगा। तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी, या यूं कहिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। और एकांकागुआ है कहां पे? एकांकागुआ चिली के अंतर्गत आता है। यहां पे है एकांकागुआ। हाँ, ज्वालामुखी पर्वत भी है ये। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ब्रैकेट में लिख लेंगे चिली। पूछा जाएगा किस देश में है, तो चिली में है। तो एकांकागुआ चिली एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये इक्वाडोर है और इक्वाडोर में ये रॉकी की श्रृंखला है। इसी रॉकी से एक नदी निकलती है और इस तरीके से ये प्रवाहित होते हुए ना, और ये यहां अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी। इसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है, वैसे दक्षिण अमेरिका की जब हम नदियां पढ़ेंगे तब इसमें हम और विस्तृत तरीके से बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में इस पर बात कर लेते हैं। अमेजन नदी
विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? इक्वाडोर से निकलती है, और इक्वाडोर से होते हुए पेरू और ब्राजील से प्रवाहित होते हुए और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। लिखना हो तो लिख लीजिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली कौन सी है? पहली नील नदी और दूसरी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी एंडीज पर्वत, ब्रैकेट में इक्वाडोर लिख लीजिएगा, एंडीज पर्वत इक्वाडोर से निकलकर पेरू तथा ब्राजील में विषुवत रेखा के समानांतर प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा के समीप अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। अगर जल संग्रहण के आधार पर देखा जाए, जल संग्रहण का मतलब जो उसका अपवाह तंत्र बनता है, अर्थात एक मुख्य नदी के द्वारा कितनी क्षेत्र की का जल जो है वो उसमें समाहित हो रहा है, उसमें आ रहा है, उसमें मिल रहा है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। जल संग्रहण के आधार पर विश्व की पहली नदी अमेजन नदी है। पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर अमेजन नदी का विश्व में पहला स्थान है। नदियों में कराएंगे। अब थोड़ा सा मैदानी भाग को समझ लेते हैं, घास के मैदानों को। यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश के बहुत पास में है अमेजन नदी, और अमेजन नदी की जो घाटी बनती है यहाँ पर अमेजन के जंगल का विकास होता है, और अमेजन जो है सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पर पाया जाता है। याद रहेगा, ये क्षेत्र जो है उष्ण अर्थात अमेजन घाटी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे ब्राजील में या दक्षिण अमेरिका में क्या बोला जाता है? सेल्वास बोला जाता है। यहां पर इसको बोलते हैं सेल्वास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एक। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अमेजन नदी घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे ब्राजील में सेल्वास कहते हैं। ये जो अमेजन घाटी है ना, सदाबहार वन है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बनता है, सबसे अधिक तापमान, चूंकि विषुवत रेखा के पास है। यही कारण है कि ये विश्व में जब हम जैव विविधता पढ़ेंगे अर्थात पर्यावरण वाला जब चैप्टर पढ़ा जाएगा तो उसमें जैव विविधता होता है। जैव विविधता क्षेत्र के आधार पर सबसे ज्यादा इस क्षेत्र को देखा जाता है, अर्थात यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास होता है। सदाबहार का मतलब होता है कि वह स्थान या वह वन जिसके सभी वृक्ष एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, बारी बारी से गिराते हैं। इसी कारण से वो वर्ष भर हरा भरा बना रहता है। तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जा रही है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाया जा रहा है उसे क्या बोला जा रहा है? ब्राजील में सेल्वास बोलते हैं। ये इस क्षेत्र की बात हो रही है, अमेजन घाटी के आसपास की बात हो रही है। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इसके 10 डिग्री नीचे ये 0 डिग्री और ये 23.5 20 मान लीजिए, यहाँ पर आसपास 20 होगा तो 10 भी यहीं पर आसपास में आएगा कहीं बीच में, है ना, अर्थात 10 डिग्री अक्षांश की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके 10 डिग्री दक्षिण और इसके 10 डिग्री उत्तर, यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन होता है और यहाँ पे सवाना जलवायु पाई जाती है। अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी ब्राजील का, और ये जो वेनेजुएला का क्षेत्र है ना वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, वेनेजुएला का। तो यहाँ पर सवाना जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु उष्णकटिबंधीय अर्थात ग्रीष्म काल की जो जलवायु होती है, गर्मी के अंतर्गत जो पौधे डेवलप हो रहे हैं वो सवाना जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सवाना जलवायु विकसित होती है और इस तरीके के 2 क्षेत्र बनते हैं। अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका में इस तरीके के 2 क्षेत्र बनते हैं। एक तो दक्षिणी ब्राजील बनता है, दक्षिणी ब्राजील, और दूसरा बनता है वेनेजुएला।
वेनेजुएला का ये ऊपरी हिस्सा जो बनेगा ना, ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर वाला हिस्सा जो है। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो सवाना जलवायु बन रहा है, इसके दो अलग अलग नाम मिलते हैं, इसके दो अलग अलग नाम मिलते हैं, वेनेजुएला और गुयाना। वेनेजुएला और गुयाना ये भी 10 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वेनेजुएला और गुयाना में जो सवाना जलवायु है, अर्थात सवाना घास के जो मैदान है, इसे यहाँ पर लानोस बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोला जाता है? लानोस। अर्थात बहुत कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? एक तो है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समानांतर अमेजन नदी प्रवाहित होती है, अमेजन नदी में अमेजन घाटी बनता है। विषुवत रेखा के करीब होने की वजह से यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ही वर्षा वन कहा जाता है, जो कि वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, जिसे ब्राजील में सेल्वास कहा जाता है, जिसे ब्राजील में सेल्वास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहां पर सवाना जलवायु पाई जाती है। यहां पे सवाना जलवायु, अर्थात ये क्षेत्र जो है ये भी सवाना जलवायु का है, और ये क्षेत्र जो है ये भी सवाना जलवायु का है, जिसे वेनेजुएला और गुयाना में लानोस कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका में कैंपोस बोलते हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही ध्यान से आप लोग सारी चीजें नोट कर लीजिए। बोल दे क्या? देखेंगे कि इसी में लिखिए कि रबड़ के वृक्षों की उत्पत्ति सर्वप्रथम सेल्वास के वनों में हुई थी, तथा इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष महोगनी है। तथा इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष महोगनी है। किसका? सेल्वास का। महोगनी यहां लिखा हुआ है, महोगनी। रबड़ और महोगनी यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, और भी बहुत सारे सदाबहार वनों के वृक्ष होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंने कहा विभिन्न प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार की जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुखता अगर हम बात करें तो महोगनी यहाँ का प्रमुख वृक्ष है, और रबड़ जो है विश्व में सबसे पहली बार यहीं पर उत्पत्ति इसकी हुई थी, और यहीं से पूरे विश्व में फैला है। भारत का भी जो रबड़ वाला क्षेत्र है ना, केरला कर्नाटक वाला जो क्षेत्र दक्षिण भारत का, तो वहाँ पर भी रबड़ उत्पादित किया जाता है, तो वो भी यहीं से आया था। याद रहेगा? तो सेल्वास के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हो गए? रबड़ और महोगनी यहाँ का प्रमुख वृक्ष है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि सेल्वास के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अर्थात सवाना जलवायु पाई जाती है, जिसे वेनेजुएला तथा गुयाना में लानोस तथा दक्षिणी ब्राजील देखिए यहां पर है कैंपोस कहते हैं, यहां लिखा है दक्षिणी ब्राजील में कैंपोस कहते हैं। घास के मैदान की बात हो रही है, तो एक और घास के मैदान को समझ लीजिए। ये हो गया 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री के नीचे जो क्षेत्र है ये उपोष्ण का हो जाएगा, और उसके नीचे अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। तो शीतोष्ण जलवायु में अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों आते हैं। यहां पर जिस घास के मैदान आता है शीतोष्ण घास के मैदान का यहां पर विकास होगा, अर्थात प्रेरी जलवायु यहां पर बनेगी। समझ पा रहे हैं आप इसे कि नहीं? अर्जेंटीना और उरुग्वे शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। शीतोष्ण जलवायु अर्थात यहां पर शीतोष्ण घास के मैदानों का विकास होगा, और अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो शीतोष्ण घास के मैदान यहां पर पाए जा रहे हैं उसको पंपास कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से ये जो घास के मैदान वन आप लोगों ने लिखे हैं उसे याद रखिएगा। पूरे दक्षिण अमेरिका में ऊपर से नीचे की तरफ सेल्वास उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसे बोल रहे हैं, जो कि अमेजन घाटी में विकसित हो रहा है।
सवाना वाला जो क्षेत्र बन रहा है वो 2 जगहों पे बन रहा है। जो सेल्वास है इसके 10 डिग्री ऊपर और सेल्वास के 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है ना, इसमें सवाना जलवायु बन रहा है। और इसके 2 क्षेत्र यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो दक्षिणी ब्राजील और दूसरा वेनेजुएला और गुयाना। वेनेजुएला गुयाना में लानोस और दक्षिणी ब्राजील में कैंपोस बोल रहे हैं। और दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में शीतोष्ण घास के मैदानों का विकास होता है, जिसे पंपास कहते हैं। लिख लीजिए कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ प्रेरी जलवायु पाई जाती है। प्रेरी जलवायु जहाँ पर भी होगी ना, उसकी एक विशेषता बनती है कि वहाँ पे जो घास होंगे वो मुलायम लंबे घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषता होती है। लिखिएगा नहीं, इसे चल जाएगा, बस याद रखिएगा मुलायम लंबे घास के मैदान प्रेरी। जैसे कि अमेरिका का जो क्षेत्र था ना, फिंगर लेक वाला इलाका जो था, वहाँ पर प्रेरी जलवायु पाई जा रही है। कनाडा वाला जो क्षेत्र बन रहा था ना, कनाडा और अमेरिका, फिंगर लेक वाला, वहाँ पर भी प्रेरी जलवायु पाई जा रही है। वहाँ पर उसको प्रेरी ही कहते हैं। तो वहाँ पर भी जो घास के मैदान होंगे वो लंबे और मुलायम घास के मैदान वहाँ पर बनते हैं। मक्का सबसे ज़्यादा हो रहा है ना वहाँ पे, तो ये उसकी विशेषता होती है। ठीक है ना, आप फिलहाल इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख रहे थे कि अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ प्रेरी जलवायु पाई जाती है, जिसे यहाँ पंपास कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। भारत यहाँ पर है। ठीक है, और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना की, तो ये हो गया आपका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर है। वायुदाब पढ़ेंगे आप लोग या जलवायु पढ़ेंगे, तो भारत में जो जलवायु है उसकी दिशा यहाँ पर कैसे है, इधर की तरफ जाती है। भारत में आप देखेंगे ऐसे ही तो आ रही है। ठीक है, जलवायु में देखेंगे कि किस महाद्वीप पर किधर से जलवायु एंट्री कर रही है। वैसे इसका कारण सीधे ये नहीं है, भारत की जलवायु मैंने इसको कराई भी है, आप लोग उसे ठीक से वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका में जो जलवायु प्रवेश करती है वो अटलांटिक महासागर से आती है, अटलांटिक महासागर से। और अटलांटिक महासागर से आने की वजह से ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया, इस सब क्षेत्रों में बारिश करती है। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाता है एंडीज, एंडीज से टकरा जाती है, और एंडीज से टकराने के बाद ये चिली, चूंकि पूरा लंबाई है चिली का, चिली में वर्षा नहीं होती है, चिली में वर्षा नहीं हो पाती है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को कि नहीं? जैसे भारत में आप देखते हैं ना, भारत में क्या होता है, इस तरीके का जो भारत बनता है, तो यहाँ पर क्या है, सह्याद्री है, और भारत में जलवायु अरब सागर से आ रही है और आकर के सह्याद्री से टकरा करके, और ये पूरा भारत जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। तो सह्याद्री जो है, अर्थात पश्चिमी जो घाट है हमारा, उस पर वर्षा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि पर्वत जो होते हैं वो जलवायु को रोक देते हैं और उसके पीछे वाला हिस्सा जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। इजी है समझना इस बात को। तो ये जो चिली है ना, चिली में एक मरुस्थल का विकास होता है। ये चिली है, और चिली में ये क्षेत्र यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे एक मरुस्थल का विकास होता है। उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल में एक स्थान है, एक जगह है, नाम है अरिका, और ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, सूखा, विश्व का सबसे सूखा स्थान है कौन सा, अरिका। आप अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंडीज के पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। दुनिया का सबसे सूखा स्थल, दुनिया का सबसे सूखा स्थल अटाकामा मरुस्थल में स्थित अरिका है। अरिका यहीं पर स्थित है, ऐसे लिख लीजिएगा, अरिका यहीं पर स्थित है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको भी जान लीजिए। जलधाराएं हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी इसको कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक हल्का सा पॉइंट यहाँ पर है। ये पेरू है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से एक जलधारा चलती है, गर्म जलधारा, जिसको बोलते हैं हम्बोल्ट जलधारा। इसकी खोज हम्बोल्ट ने की थी और इसी वजह से इसको हम्बोल्ट जलधारा कहा जाता है। सामान्यतः लिख लीजिए इस चीज को कि पेरू जलधारा, इसी जलधारा को कहा जाता है पेरू जलधारा। इसी को बोलते हैं हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा। पेरू जलधारा की खोज हम्बोल्ट ने की थी, इसी कारण इसे हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। यह रहा है आपका दक्षिण अमेरिका। इसका सामान्य परिचय जो है ये हमने आप लोगों को करा दिया। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के कुछ पर्वतों पर लगभग हम लोगों ने बात कर ही ली है। आगे जब विश्व के पर्वत पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाएगी। इसके अलावा नदियां हम लोग पढ़ेंगे, तब फिर से पुनः एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सामान्य परिचय जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आप लोगों को करा दी। ये हो गया आपका कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।